नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2024 से कुल कितनी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा 132 लोगों को। ठीक है, 2024 के लिए 132 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इस सूची में 30 महिलाएं और 8 NRI एवं विदेशी व्यक्ति और 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो इनकी स्थापना 1954 में हुई थी। भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और ये प्रदान कब किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम विजेता कौन थे? सबसे पहले कब दिए गए थे? तो 1954 में सबसे पहले दिए गए थे और सत्येंद्रनाथ बोस एवं अन्य लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे पहली बार 1978 में। और 1979 और 1993 से लेकर के 1997 तक इन वर्षों में इन पुरस्कार को प्रदान नहीं किया गया। और ये पुरस्कार जो है 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार है और ये तीनों में सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पद्म भूषण, ये उत्कृष्ट कोटि की विशिष्टता के लिए दिया जाता है। और तीसरा है पद्मश्री, ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये पद्म विभूषण का है और ये पद्म भूषण और ये पद्मश्री का। तो 2024 के विजेताओं में कुल 5 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो उनके नाम ये दिए गए हैं। सबसे पहले हैं श्रीमती विजयमाला वाली। ठीक है, ये तमिलनाडु से हैं, कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। और दूसरी हैं श्री कोनिदेला चिरंजीवी, ये भी कला के क्षेत्र में इन्हें, ये आंध्र प्रदेश से हैं। और तीसरे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, इन्हें सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है और ये आंध्र प्रदेश से हैं। और चौथे हैं बिंदेश्वरी पाठक। ठीक है, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है और ये बिहार से थे। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना करी थी। और पांचवी हैं श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, ये कला के क्षेत्र में, ये भी तमिलनाडु से हैं। ठीक है, तो ये 5 नामों को आप जरूर याद रखिए। और ये पद्म विभूषण के विजेताओं की लिस्ट दी गई है। तो जो पद्म भूषण हैं और पद्मश्री हैं, ठीक है, उनमें से आप जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके नाम को छांट करके केवल याद रखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। या जो फेमस पर्सनैलिटी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे क्रिकेटर हुआ कोई, ठीक है, या फिर अभिनेता, ठीक है, तो उनके नाम याद रखिए। जैसे इसमें मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं दिया गया है। ठीक है, और पद्मश्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पद्मश्री विजेता हैं उनमें 12 विजेताओं को दिया गया है। ठीक है, तो UPPCS को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमारे वीडियोस मुख्य रूप से होते हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश के सभी पद्मश्री विजेताओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है खलील अहमद, कला के क्षेत्र में, नसीम बानो, कला के क्षेत्र में, रामचेत चौधरी, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, RK धीमान, मेडिकल के क्षेत्र में, राजा राम जैन, साहित्य के क्षेत्र में, गौरव खन्ना, खेल के क्षेत्र में, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, कला के क्षेत्र में, राधेश्याम पारीक, मेडिकल के क्षेत्र में, नवजीवन रस्तोगी, साहित्य के क्षेत्र में, गोदावरी सिंह, कला के क्षेत्र में, और उर्मिला श्रीवास्तव, कला के क्षेत्र में, और बाबू राम, कला के क्षेत्र में। तो ये उत्तर प्रदेश के 12 विजेताओं को प्रदान किया गया है। ठीक है, इस बार उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2024 प्रदान करने के लिए अनुमोदन दिया है? ठीक है, तो ये 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जनवरी 2024 को साहस और निस्वार्थ के कार्य के लिए 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला 2023 प्रदान करने के लिए मंजूरी दी है। इस वर्ष 3 व्यक्तियों को सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक और 7 व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक।
तो जो सर्वोच्च जीवन रक्षा पदक है वो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, उनके नाम हैं। तो ये मास्टर एंथोनी बानमाविया, ये मरणोपरांत दिया गया है, मिजोरम से हैं। दूसरे हैं मेलोडी लालरे मरुती, ये भी मरणोपरांत दिया गया है, इन्हें मिजोरम से हैं। और तीसरे हैं सूरज आर, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है और ये CRPF से थे। ठीक है, तो इन तीनों को नाम आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है 2024 में 26 जनवरी को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो ये मनाया गया है 75वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 2024 को भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। जो गणतंत्र दिवस है वो भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। ठीक है, उसके अलावा 15 अगस्त को भी राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है और 2 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। तो भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस और जो स्वतंत्रता दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी कि जो गांधी जयंती होती है वो भी राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। ठीक है, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो जो पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ध्वजारोहण किया था। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो वो प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, और पहले जो मुख्य अतिथि थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। ठीक है, अब हम गणतंत्र दिवस 2024 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इसकी जान लेते हैं। ठीक है, तो जो गणतंत्र दिवस समारोह है, ठीक है, गणतंत्र दिवस से पहले गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत होती है और ये 23 जनवरी से शुरू होकर के 29 जनवरी तक चलता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? तो ये पराक्रम दिवस से शुरू होता है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू होकर के, और फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले पूर्व संध्या पर। ठीक है, 25 जनवरी की शाम को। और अगले दिन गणतंत्र दिवस के दिन सुबह सुबह जो है अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। ठीक है, और फिर परेड होती है। ठीक है, और उसके अगले दिन जो है पद्म पुरस्कार एवं वीरता पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अंतिम जो कार्यक्रम होता है वो होता है वीटिंग रिट्रीट समारोह और इसका समापन हो जाता है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर के कहा जाता है गणतंत्र दिवस समारोह। ठीक है, तो जो इस बार की वीटिंग रिट्रीट समारोह है वो 29 जनवरी को होगा। और परेड की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष राष्ट्रपति भवन के गेट से शुरू होकर के कर्तव्य पथ को पार कर इंडिया गेट तक परेड पहुंचती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन के गेट से परेड शुरू होती है और कर्तव्य पथ पर चलते हुए और इंडिया गेट तक पहुंचती है। परेड भारत की रक्षा क्षमता, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड महिला केंद्रित रही है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इस बार की परेड है वो किस पर केंद्रित रही है? तो वो महिला केंद्रित रही है। ठीक है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका इस बार की थीम रही है। इस बार कुल 25 झांकियां परेड में शामिल हुई, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 16 झांकियां और केंद्र सरकार के विभागों की 9 झांकियां शामिल हुई। तो इस तरीके से कुल 25 झांकियां इस बार की परेड में शामिल हुई। इसके अलावा फ्रांस की 33 सदस्यीय बैंड टुकड़ी और 95 सदस्यीय मार्चिंग दल ने भी परेड में भाग लिया। ठीक है, इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में अनंत सूत्र अंतहीन धागा नामक कपड़ा स्थापना का प्रदर्शन किया। ठीक है, और पहली बार एक पूर्ण महिला त्रिसेवा दल इसने भाग लिया। तो ये क्या है? तो ये सैन्य पुलिस की महिला टुकड़ियों के साथ साथ अन्य 2 सेवाओं की महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। ठीक है, पहली बार परेड में लगभग 1500 किसानों एवं उनके जीवन साथी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, और 75वां गणतंत्र दिवस का समापन समारोह 29 जनवरी 2024 को विजय चौक पर आयोजित वीटिंग रिट्रीट समारोह के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे गणतंत्र दिवस 2024 की सभी मुख्य विशेषताएं जिनसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को ज्योग्राफी के ज्ञान को बढ़ाने और फैलाने के मिशन के साथ की गई थी। ठीक है, तो जो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना है
वो 27 जनवरी 1888 को हुई थी। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में यह दुनिया के सबसे बड़े गैर लाभकारी वैज्ञानिक शैक्षिक संगठनों में से एक बन गया है। ब्रिटेन ने किन भारतवंशी वैज्ञानिकों को ब्लाबॉटनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी यानी राहुल आर नायर और मेहुल मलिक और तन्मय भारत। ठीक है, तो ये तीनों को ही युवा वैज्ञानिक सम्मान ब्लाबॉटनिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लाबॉटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित कुल 9 विजेताओं में से 3 भारतवंशी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, ब्लाबॉटनिक पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम की बात करें तो ये है प्रोफेसर राहुल आर नायर और प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। ठीक है, ये पुरस्कार ब्लाबॉटनिक फैमिली फाउंडेशन व द न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार उन्हें रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें 4,80,000 पाउंड की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ब्लाबॉटनिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो वहाँ के सबसे नवोन्मेषी युवा संकाय रैंक के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रदान किए जाते हैं। तो आप इसमें तीनों के नाम याद रखिए किन किन को प्रदान किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उपरोक्त दोनों यानी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। तो ये रोहन बोपन्ना भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के ये खिताब जीता है। भारत के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने इटली के सिमोना बावेली और एंड्रिया बावसोरी की जोड़ी को 7-6, 7-5 से हरा करके ये खिताब जीता है। और जो रोहन बोपन्ना है उन्होंने जब क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल की थी तो उसके बाद ये 43 साल की उम्र में, ठीक है, और डबल्स की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, तो बोपन्ना पहली बार नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, रोहन बोपन्ना रैंक में नंबर 1 बन गए हैं और ये 43 साल की उम्र में यानी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी इस रैंक को हासिल करने वाले बन गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। पहली खबर है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट से संबंधित। ठीक है, तो ये भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अरब सागर के ऊपर प्रमुख हवाई अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया जा रहा है? तो अरब सागर में किया जा रहा है। और कौन कौन देशों की वायुसेना भाग ले रही हैं? तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना इसमें भाग ले रही हैं। आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक में 9.99% की कुल हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो जो LIC है वो HDFC बैंक में इतनी हिस्सेदारी खरीदेगा। ठीक है, ब्रिटेन में UK इंडिया लीगल पार्टनरशिप के संस्थापक भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया है ब्रिटेन में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। केनेथ स्मिथ, ठीक है, तो ये अमेरिका में एक हत्या के दोषी थे। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस के द्वारा मृत्युदंड पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो इनको जो मृत्युदंड दिया गया है वो नाइट्रोजन गैस के माध्यम से दिया गया है और ये ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्रू ट्रिम यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई है। ठीक है, तो क्रू ट्रिम बनी है पहली AI कंपनी यूनिकॉर्न भारत की। देश का पहला शोध आधारित IIT सैटेलाइट कैंपस यानी कि IIT उपग्रह कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा और इसको जो है IIT इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने का जो प्रोजेक्ट है उसको जो है मंजूरी के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा है। ठीक है, तो सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि भारत का या देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ खोला जा रहा है? तो वो खोला जा रहा है उज्जैन में। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक खनन मंत्रालय के सचिव श्री PL कांता राव की अध्यक्षता में भोपाल में आयोजित की गई। ठीक है, तो केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है तो ये भोपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम रही है वो रही है कस्टम इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद प्रपोज। ठीक है, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन जाएंगी निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया जाएगा। तो जब ये बजट पेश करेंगी तो ये लगातार छठवीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन जाएंगी। और इनसे पहले ऐसा करने वाले कौन थे? तो इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया था और इन्होंने लगातार 6 बार बजट भी पेश किया था। ठीक है, तो लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के बाद नाम, और अब निर्मला सीतारमण इसकी बराबरी कर लेंगी। लेकिन सर्वाधिक बजट पेश करने वाला जो रिकॉर्ड है वो किसी भी वित्त मंत्रियों में, तो वो है मोरारजी देसाई। उन्होंने अब तक कुल 10 बार बजट पेश किया था। और निर्मला सीतारमण जो है तो इन्होंने 5 वार्षिक बजट, ठीक, जिसे पूर्ण बजट बोलते हैं, और 1 अंतरिम बजट। ठीक है, तो अंतरिम बजट और वार्षिक बजट में क्या अंतर होता है? तो जिस वर्ष चुनाव होते हैं तो उस वर्ष पूरे वर्ष के लिए बजट नहीं लाया जाता। ठीक है, तो जो शेष कार्यकाल बचा होता है उसके लिए ही बजट लाया जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अंतरिम बजट। तो इस बार का जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, क्योंकि 2024 में चुनाव हैं, तो इस बार जो है अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। राजस्थान की डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के सांवर झील में सांवर महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया और यह उत्सव 26 से 28 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, तो सांवर महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो सांवर झील में आयोजित हो रहा है राजस्थान में। तो दोस्तों ये थे हमारे 28 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद मिले। धन्यवाद।